नमस्कार दोस्तों। हम दीवाने हैं तेरे का नेक्स्ट पार्ट है। आप लोग कहते हैं पार्ट लंबा कीजिए, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, हम कई कहानियाँ साथ लेकर चलते हैं, इसलिए हम ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी सुनिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, कि आगे की कहानी हम बराबर आपको सुनाते रहें। और हमें माफ़ करिएगा दोस्तों, जितना पार्ट अवेलेबल है हम उतना पार्ट ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि आपने साथ कुछ गलत ना करूं, तो निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मैं अकेले रहना चाहती हूँ। उसने जिद की और वह घर आ गई, बैग नीचे फेंका और सोफे पर बैठ गई। दिमाग चेतना शून्य हो रहा था, आंखें धुंधला रही थी। सामने देखने पर जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभिराज उसके साथ ऐसे कर सकता है। मुंबई आने के बाद कब वह उसकी ज़िंदगी में चाय में घुली मिठास, और उसके बाद भोजन में नमक की तरह हो गया कि उसके बिना जीवन बेस्वाद हो गया। कब उसने उसकी ज़िंदगी की वो खाली व अधूरी जगह भर दी थी, जो प्रांजल और उसकी फैमिली के दूर होने के कारण खाली हुई थी। और अब तो बस अंधकार दिखता है। जानने के बाद कि वह भी छलावा था, सोच सोच कर दिमाग फट रहा था। खुद को बिल्कुल उसी आहाना की तरह पा रही थी, जो ट्रेन से उतरकर मुंबई की अनजान सड़कों पर अकेली थी। तब उसे अपने भाई की तलाश थी, जो उसे संघर्ष करने प्रेरित करती, कि उसका भाई मिलेगा तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। पर अब तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एकाएक जीवन निरुद्देश्य सा हो गया। रात काफ़ी हो गई थी, पर ना आंखों में नींद थी, न दिल को करार। घर भी अजनबी लग रहा था। जो खुशी यहाँ आकर मिलती थी, आज वो भी नदारद थी। शायद आज उसे यहाँ भी चैन नहीं आएगा। दरवाज़ा खोला, बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। बस एक ही जगह जा सकती है जहाँ उसे उम्मीद की कोई किरण मिलेगी। और वह चल पड़ी। हाँ, चल पड़ी उसी जगह जब सबसे कठिन क्षणों में जाती है, जुहू बीच, अपने समंदर से मिलने। वह उसे वैसे ही अपना लगता है जैसे मोहल्ले के बच्चों से झगड़ा होने पर वह माँ के पास शिकायत लेकर दौड़ जाती, और वे उसे सीने से लगाकर दिलासा देती, और फिर उसका हाथ पकड़ बाहर आती और उनको डांटती तो कितना खुश हो जाती। सारा दुख दूर होकर होठों पर मुस्कान आ जाती। सारा दुख दूर होकर होठों पर मुस्कान आ जाती। माया नगरी की इन बेदिल मानवों से भरी बस्ती के बजाय उसे वह समंदर ज़्यादा अपना लगता है। बेशक बोलता नहीं, पर उसकी भी अपनी एक भाषा है, जिसे वही समझ सकता है जो उसके जैसा ही हो। वह जब निराश होती है, उसके पास जाती है, और वह किसी न किसी तरह उसका मार्गदर्शन करता है। वह इंसानों जैसा स्वार्थी है, न मतलबी, भेदभाव से दूर, निष्कपट राजा सा, जो सबका बराबर न्याय करता है। अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, भेद भुला सबसे समान बर्ताव करता है। आधी रात से ऊपर का समय, और वह पागलों जैसे गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मन उचाट है, आंखों में नींद, कोसों दूर, कदम घर पर भी नहीं टिक पाए। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं है, सड़कों का ट्रैफिक कभी कम नहीं होता, रात में भी दिन जैसी चहल पहल होती है। पर उसे कहाँ
इस बात का होश की बीच पर इस समय जाना ठीक नहीं। गाड़ी एक किनारे रोककर बीच की तरफ चल पड़ी। वहाँ ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे आगे जाते देखा तो रोक लिया। कहाँ जा रही हैं मैडम? दोनों बहुएं सिकोड़ते हुए पूछा। यहाँ क्यों आते हैं लोग घूमने? वही करने आई हूँ। घूमने दिन में आते हैं, रात के इस समय कहाँ चली जा रही हो? एक तो लड़की, ऊपर से अकेली। कोई हादसा हो गया तो? चलो वापस, थोड़ी देर बैठकर चली जाऊंगी। इस समय इधर नहीं जा सकते। उसने साफ लफ्ज़ों में उसकी रिक्वेस्ट नकार दी। क्यों? रात के समय कोई भी घटना हो सकती है। जाओ वापस, थोड़ी देर। आज वैसे भी इधर किसी का आना अलाउड नहीं। बाहर बोर्ड लगा है, दिखा नहीं तुमको? क्यों? मौसम विभाग ने आज हाई टाइड की संभावना बताई है। शाम से ही यहाँ से लोगों को पीछे हटने कहा गया है। इसी वास्ते आम जन की एंट्री बंद है। बस कुछ देर रुकूंगी, फिर चली जाऊंगी। ना मतलब ना, रिस्क हो सकता है। प्लीज़, कमाल है। आप मैडम बोला न जाओ थोड़ी देर। लगता है अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, तभी डर नहीं लग रहा। ऐसा ही समझ लो। ओ मैडम, क्या कह रही हो? ये जो समंदर आम दिनों में शांत और खूबसूरत दिखता है, उसका विकराल रूप नहीं देखा क्या? सब कुछ लील जाता है। जाओ वापिस। मैं इधर लोगों को रोकने ही खड़ा है। उसने उसको आगे जाने नहीं दिया तो मायूस हो वापस लौटने लगी। पर जैसे कदम वापस खींच रहे थे, थोड़ी आगे ले जाकर गाड़ी रोक दी ताकि उसे यही लगे कि वह चली गई। जैसे वह वहाँ से दूर तरफ गया और अब पैदल ही दूसरी तरफ से बीच पर चली गई। अन्य दिन के मुकाबले वहाँ वाकई में सन्नाटा पसरा था। एक अजीब सी खामोशी वहाँ चारों ओर पसरी थी। एक तो रात का समय और हाई डाइट की प्रबल संभावना भी थी, पर फिर भी बेपरवाह सी आ गई और चलती दूर तक आ गई। समंदर में बेशक गहरी मदहोशी हो, पर उसके मन में शोर ने वहाँ हलचल पैदा की हुई थी कि निडर हो एक जगह पर बैठ गई। कुछ देर उसे यूं ही तकती रही। आज माँ भी बहुत याद आ रही थी। वो होती तो गम साझा कर मन हल्का करती कि अब तो किसी पर विश्वास करने, अपना कहने से डर लगने लगा है। विश्वास चरमरा गया कि आज जैसे इस समंदर से भी शिकायत हो गई जो उसकी खामोशी से विचलित थी, क्योंकि उसे उसके जवाब नहीं मिल रहे थे। तो तिलमिला उठी और उससे संवाद करने लगी। क्यों इतना खामोश है? तू भी नाराज़ है या मेरा तमाशा देखने के बावजूद तूने चुप्पी साध ली है? तुझे भी बदले में मुझसे कुछ चाहिए? नहीं चाहिए तो फिर क्यों नहीं मुझे भी गले लगा लेता। इस झूठी दुनिया में अब मन नहीं लगता। न जाने कौन अपनों के भेष में दुश्मन बैठा हो, अच्छाई के चोले में बुरे मंसूबे पाले बैठा हो। यहाँ हर चेहरा नकाब ओढ़े आस्तीन में खंजर छिपाए बैठा है। मुस्कानें झूठी हैं, खुशियाँ नकली। गुस्सा नफरत बदला आगे बढ़ने की होड़ घुटन होने लगी है। इस कदर की मेरे लिए कोई कोना न बचा जहाँ पर बैठकर आंसू बहाकर खुद को हल्का कर सकूं।
थकने लगी हूँ मैं। हाँ, सही सुना। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं आराम करना चाहती हूँ, सुकून चाहती हूँ, उसी तरह जैसे माँ की गोद में सर रखकर आराम से सो जाती थी, वैसे ही। पर तू भी तो आज इतना खामोश है क्यों? क्यों तूने भी अविराज खुराना की तरह रात छिपा रखे हैं क्या? वह दोनों हाथ फैला देती है। आंखें जल रही थी। मैं हमेशा खुद ही तेरे पास आती हूँ। मुझे प्रेम है, पर कभी तू भी तो आगे बढ़कर मुझे संभाल ले। क्यों नहीं जताने आता कि यह प्रेम एक तरफा नहीं? तुझे भी मुझसे प्रेम है। नहीं आएगा। पता है, नदियाँ ही पहाड़ छोड़कर समंदर से मिलने आती हैं। कभी समंदर तो अपनी जगह नहीं छोड़ता। तू भी अपनी विशालता के घमंड में चूर है। नौ निधियाँ, अनमोल खजाना, अथाह जल राशि सब है तेरे पास, और मैं तो बस एक मामूली यात्री जो तुझसे मिलने दौड़ी चली आती हूँ। यही वजह है ना? पर मत भूल, जो मेरे पास है तेरे पास नहीं है। मैं जीवन हूँ, निर्माण हूँ, मीठी हूँ, स्वाद हूँ, और इसलिए गतिमान हूँ। और तू अहंकारी है, घमंडी है, इसलिए एक जगह स्थिर है। इसलिए तू खारा और मैं स्वच्छ हूँ। तू किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। फिर भी चली आती हूँ हमेशा तेरे पास। पर आज तू आ, दोनों हाथ फैलाकर उसे चुनौती देने लगी। क्यों नहीं आता? आ मेरे पास, साबित कर कि मुझसे प्यार है। वह पागलों जैसे चिल्ला रही थी कि दुनिया के दिए गम को समुद्र पर उतार रही थी। पर जैसे वो विशाल जलराशि उसके बातें सुन रहा हो, वह उसी तरह उसे संबोधित कर रही थी। और उसकी चुनौती ने उस विशाल रास में हलचल पैदा कर दी। जो समंदर शांत था, उसमें हलचल होने लगी। जो लहरें दूर थी, उसके कदमों तक आकर उसको छूने लगी। पर वह आंखें मूंदे उसे ललकार रही थी कि अब लहरें ऊपर की तरफ उठकर विशाल आकार लेने लगी थी। अमावस पूर्णिमा के आसपास स्वाभाविक आकर्षण समंदर का चंद्रमा के लिए कि इस दिन वह भी उसकी ओर खींचा चला जाता है। पर जैसे आज उसका ये आकर्षण चंद्रमा के लिए नहीं, आहाना के लिए ही था। उसमें ऊंची लहरें उठने लगी, जो उसके कद से ऊंची होने लगी और उसे अपनी जगह से हिलाने लगी। और लगा जैसे समुंदर उससे मिलने खुद आ गया और अपने में समाने लगा है। वह उसकी लहरों के आगोश में समा रही थी। जानकर भी वह खुद बचने का कोई प्रयत्न नहीं कर रही थी, बल्कि खुश थी कि समुद्र सच में उससे मिलने आ गया है। हाई टाइड की वजह से लहरें किनारे पर टकराने लगी कि बीच पर भी अफरा तफरी सी मच गई। यद्यपि इस सब से निपटने वहाँ पर पर्याप्त इंतजाम थे। लोगों को पहले ही बाहर किया गया था। जो वहाँ सुरक्षा दल मौजूद था, वह भी पीछे हटने लगा। वहाँ से गाड़ियाँ हटवा दी गई, पर आहाना की गाड़ी अभी भी वहीं पर मौजूद थी। जिस पुलिस वाले ने उसे आने से रोका था, वह भी पीछे हटने लगा। तो उसकी नज़र आहाना की गाड़ी पर पड़ी और याद की यह लड़की वहाँ जाने की जिद कर रही थी। अंदर झांक कर देखा, वह गाड़ी में नहीं थी। इसका मतलब वह वापस न जाकर बीच पर चली गई और वह उस तरफ ही भागा। वहाँ खड़े गोताखोरों को साथ लिया और उसे
दूर से रंग बिरंगा कपड़े पहना साया लहरों में दिख रहा था। जब तक वहाँ तक पहुँचे वह लहरों में समा चुकी थी। लगा देर हो गई। वे भी उन विकराल लहरों से डरकर पीछे हटने मजबूर हो गए कि वह फिर दिखी। लहरों ने उसे किनारे पर पटक दिया था। जब तक दूसरी लहर उसे फिर से पानी में खींचती उससे पहले एक गोताखोर उसमें कूदकर उसे लपक लेता है और वह उसे खींचते बाहर ले आए। लहरें भयंकर रूप लेकर शोर मचाती किनारे से टकराकर अब बीच को कब्जा कर चुकी थी। उसे बाहर लाकर कंट्रोल रूम में लाए पर वह बेहोश थी। पेट पर दोनों हाथ से धक्के मार पेट का पानी निकाला गया, पर वह होश में नहीं आई तो तुरंत ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। हॉस्पिटल के लोग उसे पहचान चुके थे। इनके घर से किसी को बुला दीजिए। किसको बुलाएं? इनकी गाड़ी में फ़ोन वगैरह होगा, किसी से भी कांटेक्ट कर लीजिए। उनके कहने पर पुलिस वाला बाहर आकर उसकी गाड़ी के पास आ गया। वहीं अहाना और हिमानी जी अमृतसर से लौट आए, पर बाकी सभी लोग आज वहीं रुक गए थे, क्योंकि उनके आने के बाद बेबे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कहाँ वह अविराज की शादी का सपना देख रही थी, कहाँ सब ध्वस्त हो गया। सबको वहीं रुकना पड़ा, जिस कारण हिमानी जी घर पर अकेली थी। उन्हें अहाना की चिंता हो रही थी कि सोई होगी कि नहीं। उसे कॉल लगा रही थी पर रिसीव नहीं कर रही थी। बोले तो लेट गई। अभी नींद आई ही थी। फ़ोन में रिंगटोन बजी। देखा तो अहाना के फ़ोन से ही कॉल आ रही थी। हेलो अहाना की ना होकर मर्दाना आवाज़ सुनी तो चौंक गई। आप कौन बोल रहे हैं? घबरा कर पूछा। आप बताइए कौन है? इस पर सबसे ऊपर आपकी कॉल थी। मैं मुंबई पुलिस कांस्टेबल वीएन रानी बोल रहा हूँ। अहाना का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? सांस अटक गई। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, जल्दी आ जाइए। क्या? वो उछल पड़ी। हाँ, क्या हुआ उसे? उसकी हालत ठीक नहीं है, अब जल्दी आ जाइए। वह उन्हें हॉस्पिटल का नाम बताता है और वो जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर की तरफ लपकी। ड्राइवर को उठाया और जैसी थी उसी हालत में हॉस्पिटल पहुंच गई। क्या हुआ अहाना को? वहां आकर पूछा। डूब रही थी। इस समय वो वहाँ क्या कर रही थी? थोड़ी देर पहले उसे घर छोड़कर आई थी। पता नहीं, मैंने रोका भी, पर फिर भी ये हादसा हो गया है। अब इनको आप संभालिए, मुझे जाना होगा। मेरी ड्यूटी है। उसकी जिम्मेदारी उन्हें से सौंप जरूरी औपचारिकता पूरी कर वह चला गया और हिमानी जी हताश हो बैठ गई। अहाना इस समय जुहू बीच पर क्या करने गई होगी सोचकर परेशान थी। थोड़ी देर बाद वह होश में आ गई तो उससे मिलने आ गई। अहाना क्या है ये? इस समय तुम बीच पर क्या कर रही थी, जानते हुए कि आज हाई टाइड की चेतावनी है? वह चुप रही। बोलो। उसकी आंखों के कोनों से आंसू रिसने लगे। जब भी परेशान होती हूँ तो जुहू बीच पर जाती हूँ। तो आज क्यों गई? वो भी इतनी रात गए। नींद नहीं आ रही थी। अब तुम अकेली नहीं रहोगी, चलो घर चलो। हॉस्पिटल की ज़रूरी औपचारिकता पूरी की और वे उसके इनकार के बावजूद घर ले आई। उसका कमरा तैयार करवाया और उसे
आराम करने कहकर बाहर आई तो देखा फ़ोन में अविराज की कॉल आ रही थी, जो अहाना के कॉल न लगने से परेशान हो रहा था। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ना होंगे जुदा। इस वाली कहानी का आगे का पार्ट दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ आप लोगों को अगर सुनना है तो हमें कमेंट करिएगा, उसके बाद हम लिंक शेयर कर देंगे। धन्यवाद।